नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिग्गी नाथ जरूरी या मजबूरी। ये बड़ा सवाल है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने है, क्योंकि दोनों नेता, इनका बड़ा कद, विराट कद और उसी के साथ दिल्ली तक इनकी होल्डिंग और मध्य प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी या उनकी सहमति कि वो खुद ये चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी कांग्रेस की मध्य प्रदेश की राजनीति में मजबूती से खड़े रहें। मनोविज्ञान वही पुराना है कि दिग्विजय सिंह जी के समर्थकों का क्या होगा, कमलनाथ जी के समर्थकों का क्या होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो बीते करीब करीब 3 दशकों की मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति की धुरी, एक्सिस, ये दोनों नेता रहे और इसीलिए मध्य प्रदेश के निर्वाचित कांग्रेस के विधायकों में से महाकौशल के अधिकांश विधायक कमलनाथ जी से जुड़े होते हैं और जिसको पुराने समय में मध्य भारत कहते थे, उसके अधिकांश विधायक कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी से जुड़े हैं। तो अब इतना बरसों पुराना साथ कैसे छूट जाए, और छूट जाए तो हमारा क्या होगा। हमारे तो सब कुछ कर्णधार यही 2 नेता रहे हैं। अब राहुल गांधी जी की व्यवस्था ये है कि वो कैसे कहें कि अब आप बैठिए, क्योंकि ये परंपरा कांग्रेस में नहीं है। सिद्धारमैया कर्नाटक में कमान संभाल रहे हैं, अशोक गहलोत जी अभी भी सक्रिय हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम चुनौतियों के बावजूद 80 के निकट या उसे भी पार करने के बाद अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो वो कैसे कहते कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी आप किनारे बैठ जाइए। कई बड़े सवाल हैं, आज इसी पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, 2 नाम जो प्रदेश की राजनीति के हर समीकरण को प्रभावित करते हैं। एक संगठन और रणनीति के माहिर, दूसरे संसाधन और प्रबंधन के धुरंधर। दिग्विजय सिंह का जमीनी नेटवर्क आज भी पार्टी की रगों में दौड़ता है, तो कमलनाथ की पहचान अब भी प्रशासनिक अनुभव और संसाधन जुटाने वाले बड़े नेता के रूप में होती है। कांग्रेस की हर बड़ी बैठक, हर आंदोलन में इन दोनों नेताओं की छाया दिखती है, चाहे विधानसभा में विपक्ष की नीति तय करनी हो या दिल्ली दरबार तक प्रदेश की बात पहुंचानी हो। दिग्गी और नाथ दोनों अब भी पार्टी की पहली पसंद बने हुए हैं। दिग्गी और नाथ की सक्रियता से युवा नेतृत्व पर भी सवाल उठता है। क्या वो मुद्दों को धार देकर उस अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जितनी तीखी आवाज में दिग्विजय सिंह या कमलनाथ उठाते हैं? कांग्रेस इसे वरिष्ठों की सक्रियता के रूप में देखती है, तो बीजेपी इसे पार्टी के युवा नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए गुटबाजी से जोड़ रही है। वर्तमान में हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी भी पूरी ताकत से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी को, दोनों को दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का दम कभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में कम नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो कांग्रेस के मजबूत हस्ताक्षर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका असर 28 में कोई कम होने जा रहा है। और यदि हम देखें भी तो कहीं पर भी जीतू पटवारी या अन्य नेता अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2028 के चुनाव में भी कांग्रेस दिग्विजय सिंह की छाया से बाहर आ पाएगी। कांग्रेस में युवा नेताओं की मेहनत जरूर दिख रही है, लेकिन नैरेटिव सेट करने की क्षमता अभी भी वरिष्ठों के पास ज्यादा नजर आती है। शायद यही वजह है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक निर्णय की दिशा अक्सर इन दोनों नेताओं की ओर मुड़ जाती है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी आज भी कांग्रेस के लिए एक तरह का संतुलन सूत्र बनी हुई है, जहां अनुभव, रणनीति और संगठन का तालमेल दिखता है। सवाल अब यही है कि क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में भी इनकी यही भूमिका बनी रहेगी या फिर कांग्रेस का युवा नेतृत्व अब अपना खुद का रास्ता बनाने में सफल होगा? इसका जवाब आने वाले चुनाव में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल तो तस्वीर साफ है, कांग्रेस में दिग्गी नाथ का असर अब भी बरकरार है। यानी सवाल तो बहुत अलग तरह का है, लेकिन समन्वय का रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों नेता अपनी तलवार
2028 या 29 के चुनाव के पहले, विधानसभा और लोकसभा के पहले मयान में रखने वाले नहीं हैं। और इनको घर बिठाने की कोशिश करना या इनकी भूमिका को न्यूनतम करना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगा। तो क्या रणनीति हो सकती है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये कांग्रेस के लिए ही सबसे बड़ा प्रश्न है और उसी को निपटना है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या कांग्रेस में आज भी हर बड़ा फैसला दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की मंजूरी के बिना कहीं ना कहीं अटकता है या अधूरा होता है? अनुभवी नेताओं की सक्रियता कांग्रेस की ताकत है या युवा चेहरों की कमजोरी? दिग्गजों की सक्रियता पार्टी में एकता का संकेत है या गुटबाजी का इशारा? ये हमारे सवाल हैं। मिलिए उन मेहमानों से। मेरे साथ स्टूडियो में हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। संतोष गौतम जी हैं, सीनियर लीडर और प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक और राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत है। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी। जिस तरह कभी बिहार की राजनीति के लिए कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव आलू हैं, हर सब्जी में उनकी ज़रूरत पड़ती ही है, क्या आप सहमत हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ यही अंदाज दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का है कि उनके बिना राजनीति की कोई भी सब्जी पूरी मुकम्मल नहीं हो सकती? जी जी। देखिए शरद जी, ये जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके अनुभव से पार्टी को अब तक क्या लाभ हुआ है, ये भी पार्टी देखती है। तो कुर्ता फाड़ राजनीति भी देखती है, फिर सरकार गिरने की स्थिति भी देखती है, फिर 2003 से 2018 तक का संघर्ष भी देखती है। तो आपसे कुछ पार्टी को मिला हो, पार्टी तो लगातार सत्ता से दूर रही है। बात तो यही हो रही है कि इनके जो आपसी टकराव हैं या इनकी जो महत्वाकांक्षाएं वो पार्टी हित में नहीं है। ये पार्टी को सत्ता में कम विपक्ष में ज़्यादा देखना चाहते हैं। इसलिए पार्टी जो इनको जिस तरह की भूमिका में रखे हुए है, वो खुद उससे बाहर आने की कोशिश लगातार करते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह को एकदम कोई इग्नोर नहीं किया होगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वो मेंबर हैं। लेकिन उनकी जो भूमिका देखते हैं तो वोट में पोलराइजेशन हो जाती है, जो पार्टी के लिए चिंता बढ़ा देती है। पार्टी जितना नॉर्मल करने की कोशिश करती है उतनी समस्या हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अनुभव है जब कभी ये होता है कि टिकट की लेकिन बारी दिनेश जी, बड़ा सवाल ये, क्या तो इनको उनके साइडलाइन पास किया जा अनुभव सकता है है? या टीम है? जी जी जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, साइडलाइन तो वो धीरे धीरे है, लेकिन सवाल ये है कि जो वैकल्पिक नेतृत्व है वो अपने आप को पोजीशन किस तरह से करता है। एक अनुभव के मुकाबले में जो युवा नेतृत्व है उसे भी कम से कम पूर्ण अनुभव नहीं होगा तो कुछ तो होगा ना, कि जो ये बताए कि मेरे पास टीम है, मेरी मास अपील है, मेरी कास्ट अपील है। कुछ तो होना चाहिए जो राजनीति में उसके होने का कोई महत्व रखती हो, अन्यथा चेहरों से कुछ नहीं होता। चेहरा यदि वोट दिला सकता है, जिता सकता है तो महत्वपूर्ण है, अन्यथा उसकी कोई राजनीति में जरूरत नहीं होती। जी जी। क्या कहेंगे अजय जी? देखिए शरद जी, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है और जिस तरह से दिनेश गुप्ता जी ने जिस बात को उठाया, मैं उसको और आगे ले जाना चाहता हूं कि ये पुराने नेता पार्टी पे कब्जा तो किए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। दिग्विजय सिंह 2003 में कांग्रेस की इतिहास की सबसे बड़ी हार के नायक रहे। उसके बाद भी लगातार 4 चुनाव और निकल गए, लेकिन दिग्विजय सिंह का पार्टी संगठन, पार्टी में टिकट वितरण, पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णयों पर जिस तरह का एक अधिकार रहा, तो वो अगर कांग्रेस को अच्छा परिणाम दे रहा होता तब भी मान सकते थे कि कांग्रेस के हित में ये है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह का कब्जा कर लिया है इन लोगों ने, जो कि नए नेतृत्व को आगे नहीं आने दे रहे हैं। और अब जब उम्र के इस पड़ाव पे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेता ढलान पे भी हैं, तो चाहते हैं कि उनके पुत्र पार्टी को टेक ओवर कर लें। जिस तरह से जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह के चिरंजीव को जिलाध्यक्ष बना के किनारे लगा दिया, कहाँ वो चाहते थे प्रदेश नेतृत्व सौंपें, तो दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार और तमाम बड़े नेताओं के साथ
साथ मिलकर जो उमंग सिंगार इन्हें माफिया कहते थे, तो जीतू पटवारी को अस्थिर करने के लिए एक तरह का कॉकस बना लिया। तो आज भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से कब्जा करके बैठे हैं। मैं प्रासंगिक नहीं मानूंगा, क्योंकि जब आप परिणाम नहीं दे पा रहे हैं तो प्रासंगिक तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन पार्टी पे कब्जा किए हुए। लेकिन आप तो कहते हैं कि जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार भी नहीं दे पाएंगे परिणाम, आपका आरोप रहता है। तो कौन किसको लेके आए? थोड़ा आप ही सहयोग करिए, जरा विपक्ष को बताइए, कैसे मार्गदर्शन करिए, जरा किसको लाना चाहिए फिर। देखिए शरद जी, समय की मांग होती है कि नए नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता तो अभी नया नेतृत्व ही तो है अजय जी। हम तो चाहते हैं कि एक अच्छा विपक्ष बने। कांग्रेस के नेता अपने नए नेतृत्व को नहीं पनपने दे रहे हैं। जीतू पटवारी को अस्थिर करने में दिग्विजय सिंह सक्रिय हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जिस तरह से नए नौजवान नेताओं से असुरक्षित हैं, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में नए नेतृत्व को उभरने में एक दिक्कत है। चाहे सचिन पायलट हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, मिलिंद देवड़ा हो, तमाम नए नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी लाइन है, जो कहीं ना कहीं नए नेतृत्व से असुरक्षित महसूस करते हैं। और इस तरह के नेता राहुल गांधी के कंधे पे बंदूक रख के कांग्रेस पार्टी में नए नेतृत्व को नहीं उभरने दे रहे हैं। लेकिन आप ही का आरोप रहता है कि राहुल गांधी तो वंशवाद की परंपरा से आते हैं, कोई कितना भी योग्य क्यों ना हो, तो फिर वो क्यों असुरक्षित रहेंगे? यही मेरी बात है कि राहुल गांधी वंशवाद की वजह से पार्टी में एक अधिकार पाए हुए हैं। तो जहां उन्हें लगता है कि उनसे योग्य नया नेतृत्व है, तो उसी नेतृत्व को पार्टी में ठिकाने लगा दिया जाता है, और योग्य नेतृत्व को पार्टी छोड़ना पड़ता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती ना मिल सके। संतोष जी, आपने सुनी बातें दिनेश जी की भी और आपके अभिन्न मित्र अजय सिंह जी की भी। आपकी टिप्पणी जी गौतम जी। देखिए शरद जी, मैं अजय सिंह यादव जी की टिप्पणी पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वो अपना काम कर रहे हैं। मैं कहूँगी जहाँ जी और कमलनाथ जी का जो प्रश्न है, जो आज की डिबेट का विषय है, इस पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में किनारे लगाने की कोई अभी परंपरा शुरू नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी से अभी हमने ये नहीं सीखा है कि किस प्रकार से अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को किनारे लगाया जाए, या मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय या शिवराज सिंह को किनारे लगा दिया जाए और पर्ची वाले मुख्यमंत्री को सत्ता सौंप दी जाए। तो किनारे लगाने की जो परंपरा की शुरुआत हुई है, वो मोदी युग में भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। हम किनारे लगाने में विश्वास नहीं करते, हम मार्गदर्शन लेते हैं वरिष्ठ नेताओं से। तो जिसमें दिग्विजय सिंह जी शामिल है, जिसमें कमलनाथ जी शामिल है, और जितने भी हमारे वरिष्ठ अन्य नेता है, उन सबका सहयोग हमको मिल रहा है। वर्तमान नेतृत्व को, चाहे अरुण यादव जी पूर्व पीसीसी चीफ हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, सभी का पूरी तरह से सहयोग श्री जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जी को है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो बौखला रही है, तमाम तरीके से वो किसी न किसी बिटवीन द लाइन रीड करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन ये सब अपने प्रयोगों में सफल नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए शरद जी 2-3 लाइन में एकदम अभी स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एक घटिया शब्द का इस्तेमाल अगर मैं करूँ तो जूतम पैजार होता है वैसे, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो इस तरीके से सत्ता की जो बंदरबाट है, जो भ्रष्टाचार के पैसों को, लूट को लेकर बंदरबाट है, आप उज्जैन से लेकर, बड़वानी से लेकर आप कहीं चले जाइए छतरपुर तक, अवैध खनन में कौन कब्जा कर रहा है, अवैध शराबें किसकी बिक रही है, पूरे मध्य प्रदेश में लूट के हिस्से को लेकर कहीं कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव की लड़ाई है, क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र तोमर की लड़ाई है, कहीं गोविंद राजपूत भूपेंद्र सिंह की लड़ाई है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो फूट पड़ी हुई है उससे गौतम जी आप ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जीत होती है आपके आरोपों के बावजूद, ये तो आप 2003 के बाद से आरोप लगा रहे हैं कि उमा भारती और शिवराज जी के बीच प्रतिद्वंदिता है, कैलाश विजयवर्गीय शिवराज जी के बीच में प्रतिद्वंदिता है, फिर प्रतिद्वंदिता के स्तर बदलते रहे। लेकिन बीजेपी अपनी इस तमाम, अगर मैं मानूं कि आपके आरोप में सच्चाई है, तो कथित इस लड़ाई के बाद भी वो सत्ता में तो वही आती है। देखिए शरद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। सत्ता में लगातार भारतीय जनता पार्टी आती रही है, लेकिन कई बार अलग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुद्दे हुए, तमाम तरीके के मुद्दे हुए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। और जहां तक गुटबाजी की बात है, जो गुटबाजी का रसातल, जो मरियाना ट्रेंच, इस बार खुदा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इतना पहले कभी नहीं था। शरद जी, आप तो राजनीति के इतने बड़े विश्लेषक हैं, आप तो खुद देख रहे हैं, और भले ही आप सार्वजनिक तौर पर इसको प्रदर्शित न करें, लेकिन अंदर से तो आप भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी इस बार चरम पर है, इसके पहले कभी नहीं थी। अभूतपूर्व गुटबाजी और अभूतपूर्व लड़ाई शामिल है, जिसके कारण हर नेता को बार बार दिल्ली जाना पड़ रहा है, आरएसएस के नेताओं से मिलना पड़ रहा है, और आपस में समन्वय बनाने की कोशिश करनी पड़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं मुरैना में कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, कैलाश विजयवर्गीय छटपट
देखने को नहीं मिली। यही दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। 2014 को अगर हम रिकॉल करें तो बीजेपी के वरिष्ठतम नेता आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी मार्गदर्शक मंडल की तरफ चले गए, और जो नरेंद्र मोदी जी के समकालीन राजनेता थे या उनसे 1-2 साल 4 साल बड़े थे या छोटे थे, वो सब उनके विश्वसनीय सहयोगी में बदल गए। राजनाथ सिंह जी की मैं बात करूं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो उस समय केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनके साथ रहे, बहुत भरोसेमंद और बहुत अच्छे संबंध रहे हैं अरुण जेटली। सुषमा स्वराज जी मुझे स्मरण में आती हैं, इन्होंने बहुत ऐसा नहीं, ये सारे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर देखे गए, लेकिन इन सब की बात करें तो ये सब ऐसे गुथ जाते हैं आपस में जब पार्टी किसी एक नाम पर भरोसा करती है कि सबका ध्येय यही होता है कि अब इस व्यक्ति को, जिसे पार्टी ने तय किया है महत्वपूर्ण दायित्व देने का, उसको जिताना और उसको सफल बनाना हमारा दायित्व है। जी, क्या कांग्रेस में ये संभव नहीं दिखता है, या आपको लग रहा है कि अब बढ़ रही है कांग्रेस उस तरफ? अभी कांग्रेस में ये जद्दोजहद तो है कि कम से कम हम जो तय करें उसको लोग स्वीकार करें, लेकिन जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है जो इस तरह से डेवलप नहीं हुई है कि जो पार्टी का निर्णय हो उसको स्वीकार कर लिया जाए और उसको समर्थन दिया जाए। आप मध्य प्रदेश में ही देखेंगे ना कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने या जब अर्जुन सिंह ने एक अलग राजनीतिक दल बना लिया, माधवराव सिंधिया ने अलग राजनीतिक दल बना लिया, तो उन्होंने कैसे उनके समर्थकों को अपने साथ जोड़ के रखा, उनकी जो फॉलोइंग थी उन्होंने कैसे कम की। ये सब जानते हैं कि जो लीडर होता है वो उसके पास, जिसके पास सत्ता होती है, लोग उसके पीछे चले जाते हैं। ये राजनीति का बड़ा स्वाभाविक सा गुण है, क्योंकि राजनीति आप या तो बिल्कुल आपके पास एक पावर सेंटर हो जिससे आप फाइट कर सकते हो, बराबरी की चुनौती दे सकते हो, तो संभव होता है। अन्यथा या तो आप जो लीडर है उसके साथ चले जाइए तो भविष्य की राजनीति चलती रहती है। ये कांग्रेस में लगातार होता रहता है। जो बराबर के कद्दावर नेता होते हैं वो आमने सामने होते हैं, गुटबाजी उन्हीं के कारण होती है। चुनाव में टिकट नहीं मिलता है तो भी जो सैबोटाज की स्थिति बनती है वो उन्हीं के कारण बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आता है, जो बार बार आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ संभाल लेते हैं, जो मैदान संभाल लेते हैं, तो भाजपा में तमाम अंतर विरोधों के बावजूद संघ उसको संभाल लेता है, भाजपा के नेता नहीं संभालते। तो इसलिए जो क्रेडिट जाता है जब भी भाजपा चुनाव जीतती है तो संघ को क्रेडिट जाता है, जब हारती है तो कहा जाता है कि संघ नाराज है। भाजपा में इस जो परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस में इस तरह का कोई संघ नहीं है, ना ऐसा कोई स्वीकार जो है नेतृत्व होता है जिसको लोग आसानी से स्वीकार कर लें। नरसिंह राव को भी अर्जुन सिंह ने स्वीकार नहीं किया था, वो भी लगातार उनके सामने समस्याएं खड़ी करते रहते थे। बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस के खिलाफ जाती हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ। जैसा दिनेश जी ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, लेकिन ये अगर मैं विपक्ष के ये आरोप सत्य मानूं और इसके पहले की चुनौतीपूर्ण स्थितियों को भी देखूं, क्योंकि ये सही बात है कि आप देवताओं की पार्टी नहीं है, मत भिन्नता आपके यहाँ भी बहुत स्वाभाविक रूप से बड़े नेताओं में रहती है, लेकिन आपके यहाँ जो थर्ड एम्पायर है वो बड़ा प्रभावी है। वो सुलह करा देता है, वो मिला देता है, और कई बार तो ये भी बता देता है कि आप बड़े नहीं हैं भाई साहब, पार्टी बड़ी है, ध्यान रखिए जरा, ये बीजेपी है। लेकिन ये कब तक आप थर्ड एम्पायर की मदद लेते रहेंगे? कभी वो थर्ड एम्पायर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, कभी संघनिष्ठ सोच से आए आपके संगठन महामंत्री होते हैं। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर है, ये संगठन कैडर आधारित दल है। यहाँ संगठन कार्यकर्ताओं के काम का मूल्यांकन करता है और उनके दायित्व निर्धारित करता है। इसी का परिणाम है कि उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान और आज मोहन यादव जी जैसा नेतृत्व मध्य प्रदेश में आया। और हम कांग्रेस में 40 साल पीछे जाते हैं तो दिग्विजय सिंह, तो कमलनाथ, और इस बीच में जितना नया नेतृत्व आया, इन दोनों नेताओं ने कहीं ना कहीं उन्हें ठिकाने लगा दिया। तो कांग्रेस पार्टी ये कहे कि हम सम्मान करते हैं, तो जब 40 साल में दिग्विजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने, 47 साल में मुख्यमंत्री बने, तब आपने श्यामाचरण के ऊपर इन्हें प्राथमिकता दी, उस समय आपने सम्मान नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं नेताओं ने नए नेतृत्व को रोक दिया है। कांग्रेस पार्टी भले ही उसके लिए कोई भी तर्क दे, और यही कांग्रेस की जिस तरह की स्थिति है उसका कारण है। भारतीय जनता पार्टी में नए नेतृत्व का मूल्यांकन है, यहाँ पार्टी में ये नेता मालिक बन गए हैं। गौतम साहब, बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड में अपनी बात कहें जी। देखिए
देखिए शरद जी, मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि पॉजिटिव रखना चाहता हूँ मैं डिबेट के एंगल को। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं अभी फिलहाल के, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, कांशीलाल भूरिया जी हो, अरुण यादव जी हो, तमाम अन्य नेता हो, अजय सिंह राहुल भैया हो, सभी का पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का मूल कारण यह भी है। और दिनेश गुप्ता जी ने जो कहा कि संघ अभी तक जिम्मेदार रहा है या जिसको क्रेडिट जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की जीतों का, तो वो संघ भी इस बात से परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नव घुसपैठिए आ गए हैं, सिंधिया जी एंड कंपनी के और अन्य लोग जो है, तो काफी घुसपैठिए घुस गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। किस किस का नाम लूं मैं, तो उनसे भी संघ परेशान है और जो पुराने नेता है वो भी परेशान है। तो असंतोष के चरम पर उभरने वाला है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मैं सकारात्मक रहना चाहता हूं और डिबेट की दिशा भी सकारात्मक रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये लगातार हार का सामना करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन के लिए अगर कोई सफलता का द्वार खोलता है तो उसका सकारात्मक एटीट्यूड खोलता है। वो जितना नाराज़ होता है, जितना खिन्न होता है, जितना बैट ज़मीन पर बार बार पटकता है कि मैं आउट क्यों हो रहा हूँ, उतना वो अपनी हार के दायरे को बढ़ाता चला जाता है। कांग्रेस को इसी की ज़रूरत है। आपको लड़ना होगा, चाहे वो राजस्थान में गहलोत साहब हों या शिव कुमार और सिद्धारमैया जी की जंग हो, या ये टीएस सिंहदेव बाबा और भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में जंग हो, या मध्य प्रदेश में कथित रूप से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी बनाम उमंग सिंगार, जीतू पटवारी जी की कथित जंग हो। इन तमाम मुद्दों से आपको सकारात्मक रहते हुए लड़ना होगा और एक रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि बीजेपी ने इंतजार किया है जनसंघ से 1980 में भारतीय जनता पार्टी में बदलने तक, और 1980 से लेकर छिटपुट राज्यों में सफलता के बाद 2014 तक सकारात्मक रहते हुए उसने अपनी पारी का इंतजार किया और सफलता का परचम लहरा दिया। आप बहुत पुरानी पार्टी हैं, आपको ये सब समझने की, समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सकारात्मक एटीट्यूड ही सफलता का मूल मंत्र है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।